ये है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में साइकोडायनेमिक अप्रोच जो दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड एक फिजिशियन थे and develop his theory in the course of his clinical practice. Sigmund Freud ने psychodynamic approach दी। Early in his career, he used hypnosis to treat people with physical and emotional problem. पहले ये hypnosis use करते थे, बाद में उन्होंने theory दी। He noted that many of his patients needed to talk about their problem, and having talked about them, they often feel better. इन्होंने ये पाया कि अगर लोगों से बात कर ली जाए, उनकी प्रॉब्लम सुन ली जाए, तो उनकी प्रॉब्लम या कुछ हद तक वो बेटर फील करते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच इज इफ फाउंडेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ अनकॉन्शियस फोर्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट सेव करते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को या हमारी पर्सनैलिटी को। मतलब हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पर दिखता है। हमारी पर्सनैलिटी हर एक चीज़ से अफेक्टेड है। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें दी? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये सिगमंड फ्रॉइड के साइकोडायनेमिक अप्रोच के सारे अब थ्योरी थी। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में इन्होंने कहा, सिगमंड फ्रॉइड ने 3 लेवल की कॉन्शियसनेस है। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी कंसिडर द सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड द वे पीपल डील विद दिस। क्या सोर्स है और किस तरह से वो डील करते हैं। इन्होंने कहा 3 टाइप की कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस है, इट इंक्लूड्स द थॉट। पहला लेवल पे है इट इंक्लूड द थॉट, फीलिंग एंड एक्शन ऑफ विच पीपल आर अवेयर। इनसे हम अवेयर हैं, तो जिन थॉट से हम अवेयर हैं वो तो कॉन्शियस हो गए। प्री कॉन्शियस, इट इंक्लूड मेंटल एक्टिविटीज ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। प्री कॉन्शियस मतलब आप सोचते समझते नहीं हो, जो पहले से ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कॉन्शियस चीज़ें समझ में आएंगी, अनकॉन्शियस तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इट इंक्लूड दोज मेंटल एक्टिविटीज दैट पीपल ऑफ अनअवेयर। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग द अनकॉन्शियस जो है वो ही है सब कुछ। अनकॉन्शियस इज ए रिजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव। इट ऑल्सो स्टोर ऑल आइडिया एंड विशेज दैट आर कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और वो कॉन्शियस उससे अवेयर नहीं है। मतलब अनकॉन्शियस एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिससे हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो अपने आप को कॉन्शियस उसमें मानते हैं ना। तो अनकॉन्शियस थॉट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, इवन इफ़ वी आर अनअवेयर ऑफ दैम। जो अनकॉन्शियस थॉट है वो हमारे उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर दिखता है, चाहे उस थॉट को हम ना जानते हों, पर उन चीज़ों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे मेमोरी में स्टोर हैं कई ऐसी चीज़ें जो अब हम नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है वो। इट कंटेन रिप्रेस्ड मेमोरीज, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर हैं, फियर है, या सेल्फिश नीड्स हैं, या पेनफुल इमोशंस हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम डेफिनेटली अवॉइड करते हैं, वो चीज़ें जो हमारे अंदर दबी रह गई हैं। अनप्लीजेंट या डिस्टर्बिंग थॉट हैं आर पुश्ड इनटू अनकॉन्शियस बाय डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस एंजाइटी। ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसी डिज़ायर हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दबाया गया है इतना कि हम उन्हें बस अवॉइड ही करते हैं। जिससे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एंजाइटी ना हो, हमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हम ना ले लो इस चीज़ का। फ्रूइड कॉल्ड ड्रीम्स द रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस। ही बिलीव्ड दैट ड्रीम्स रिवील हिडन डिज़ायर एंड कन्फ्लिक्ट। सिगमंड फ्रूइड के अकॉर्डिंग जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो कुछ नहीं है, बस हमारा जो हिडन जो चीज़ें छिपी हुई हैं अंदर, या हमारे जो अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिफरेंट शेप वो दे देंगे बट रिप्रेजेंट उसी को करते हैं वो। दूसरा इन्होंने दी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। इसमें इन्होंने कहा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। अकॉर्डिंग टू फ्रूइड्स थ्योरी द प्राइमरी एंड स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट है पर्सनालिटी का 3 है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड तो बच्चों वाला है, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। सुपर ईगो एकदम ऐसा है, एकदम मॉरल वैल्यू हाइट पे है, करना चाहिए कि नहीं। ईगो बैलेंस बनाने वाला है। तो ईड है प्लेजर प्रिंसिपल पे फोकस करता है कि चाहिए तो चाहिए, काम खत्म, चाहे जो भी कीमत हो। तो इट एज्यूम दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। ईड का मतलब ये है कि हमें बस आराम चाहिए, काम करना नहीं है। तो ये है वो। इट डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिज़ायर एंड एग्रेसिव इम्पल्स। जो भी मन में आया वो लेने की कोशिश की। इट डज नॉट केयर ऑफ द मॉरल वैल्यूज सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। इसे परवाह नहीं है सोसाइटी की और दूसरे इंसानों की, या मॉरल वैल्यूज़ की इसे परवाह नहीं है। इट इज़ एनर्जाइज बाई 2 इंस्टेक्चुअल फोर्सेज, लाइफ इंस्टिक्ट एंड डेथ इंस्टिक्ट। बट ये एक चीज़ फोकस करता है, लाइफ या डेथ, खत्म कहानी। तो ईड ये है कि मुझे जो चाहिए चाहिए, उसे मॉरल वैल्यू या सोसाइटी या दूसरे इंसानों क्या कहेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक बच्चे की जिद, इस तरह से ईड है।
ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस है, मतलब प्रैक्टिकल है कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, उस पे बेस है ईगो. इट ग्रोज आउट ऑफ इड एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टेक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डिंग टू रियलिटी. मतलब जो चाहते हो ठीक है वो प्राप्त कर लो, वो ले लो, बट एक रियलिटी में रह के लो. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे, ये नहीं हो सकता. तो ईगो चीज़ों को प्रोवाइड कराता है बट एक प्रैक्टिकल वे में. इट डायरेक्ट द इट टुवर्ड मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग. ये इट को कहता है कि ढंग से बिहेव करो. While it is demanding, unrealistic and works according to the pleasure principle. एक की ये तो क्वालिटीज़ हैं, ये कुछ भी डिमांड कर सकता है, कुछ भी इसे चाहिए. ईगो उसके मुकाबले में सेंसिबल है, पेशेंस है, रिजनेबल है और रियलिटी पे फोकस करता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो ईगो मतलब एक एडल्ट इंसान समझ लो. सुपर ईगो मोरलिटी प्रिंसिपल है, ये कुछ हाई स्टैंडर्ड वाला है. इट हेल्प्स कंट्रोल द id by internalizing द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सुपर ईगो कहता है ईड को बहुत संभालता है कि तुम्हें ये नहीं करना है. इट ट्राइज टू स्टॉप द ईड सेल्फिश एंड अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर. सुपर ईगो ईड को संभालता है, उसे कहता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं होनी चाहिए. सुपर ईगो टेल्स अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड एम्स फॉर परफेक्शन एंड नॉट जस्ट प्लेजर और रियलिटी. सुपर ईगो कुछ अलग ही लेवल का है, इसे प्लेजर और रियलिटी से भी ऊपर की बात है ये. मतलब ईट तो फोकस कर रहा है प्लेजर पे, ईगो फोकस कर रहा है रियलिटी पे. ये कह रहा है मैं इन दोनों को छोड़ूंगा और अलग ही परफेक्शन ढूंढूंगा लाइफ में. तो ये सुपर ईगो का ये काम है, मतलब उन दोनों से ऊपर उठ गया सुपर ईगो. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिया सिगमंड फ्रॉइड ने. मतलब हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या किस चीज़ को हम दबा रहे हैं उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम खुद की डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. इसे कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. खुद को बचाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो है, ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द ईगो टू प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम एंजाइटी. मतलब खुद के माइंड को खुद एंजाइटी से बचाने के लिए ये मैकेनिज्म यूज होता है. एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट या अनएक्सेप्टेबल थॉट एंड फीलिंग. मतलब खुद को बचाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज की जाती हैं वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. इसमें डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म है, जैसे कि रिप्रेशन है. रिप्रेशन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड हु वाज अब्यूज्ड मे नॉट रिमेंबर द अब्यूज बट शोर इमोशनल प्रॉब्लम इन एडल्टहुड. ये रिप्रेशन का है. मतलब बचपन में किसी बच्चे के साथ कोई गड़बड़ हुआ है, उसे ये नहीं पता कि क्या गलत हुआ है, बट उसे उस इमोशनल प्रॉब्लम हो गई है. तो ये एक इवेंट को छुपाने वाली बात है, रिप्रेशन वाली बात है. उसने उस इवेंट को रिप्रेस कर दिया. इट इज़ द अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट. अनकॉन्शियसली ये हो रहा है कि जो हमारी डिस्ट्रेसिंग थॉट है, जो हमें डिस्टर्ब करने वाली थॉट है, उसे पुश कर रहे हैं. एंड मेमोरीज बिकॉज दे आर टू पेनफुल और एंजाइटी प्रोवोकिंग और टू डील विद. मतलब कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं या कुछ ऐसे इवेंट हो चुके हैं जिन्हें हम फेस करना नहीं चाहते, तो उन्हें पुश करते हैं, हटाते हैं अपने थॉट से. तो ये रिप्रेशन है. रिप्रेशन हेल्प्स प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम इमोशनल पेन, गिल्ट और कन्फ्लिक्ट. ये किस लिए किया जा रहा है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. किस चीज़ से? इमोशनल पेन से खुद को बचाने के लिए. तो रिप्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर डिफेंस मैकेनिज्म. नेक्स्ट है प्रोजेक्शन. एक्यूजिंग अदर्स ऑफ बीइंग एंग्री व्हेन यू आर द वन फीलिंग इट. मतलब तुम्हें खुद को गुस्सा आ रहा है और तुम सामने वाले से कह रहे हो कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्शन. ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है. मतलब हमें खुद को गुस्सा आ रहा है और हम दूसरे से कह रहे हैं तुम गुस्सा मत करो या तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो. तो प्रोजेक्शन इट इज़ द अनकॉन्शियस एक्ट ऑफ सीइंग योर ओन अनडिजायरेबल ट्रेट, इमोशन और मोटिव इन अदर रेदर देन इन योर सेल्फ. मतलब दूसरे में देख रहे हो आपके वो क्वालिटीज़ जो खुद की हैं. मतलब जो खुद फील कर रहे हैं उस सामने वालों को लग रहा है कि ये कैसा क्यों कर रहा है. मतलब वो प्रोजेक्शन वाला दिखाई दे रहा है हमें. जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, गुस्सा कर रहे हैं और सामने वाले से लड़ रहे हैं कि तुम गुस्सा मत करो. डिनायल. स्मोकर रिफ्यूजिंग टू एडमिट स्मोकिंग इज़ हार्मफुल. ये तो डिनायल है, पता है कि ये गलत है फिर भी नहीं मानते कि ये गलत है. मतलब ये पता है कि ये करना गलत है, हमारे हेल्थ पे इसका इम्पेक्ट पड़ेगा,
जैसे कि स्मोकिंग इसका हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा, पता है सभी को, बट वो इसे डिनाई करते हैं कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिनायल इज़ द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज अनप्लेजेंट ट्रूथ, इमोशन और सिचुएशन इवन व्हेन देयर इज़ ए क्लियर एविडेंस, मतलब क्लियर कट एविडेंस है कि इसका ये हार्मफुल है, नुकसान करेगा बॉडी में, तब भी उसे डिनायल करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अनकॉन्शियसली ऐसा करते हैं। इट इज़ अनकॉन्शियस एंड ऑफन सीन इन रिस्पॉन्स टू इलनेस, एडिक्शन और ट्रॉमा। ये किसी बीमारी में हम ऐसा देख सकते हैं, किसी चीज़ का हम एडिक्टेड हैं तो ऐसा हो सकता है, या कोई ट्रॉमा है तो उसे भी हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। तो डिनाइल मतलब हमें पता है फिर भी हम अवॉइड करते हैं। रैशनलाइजेशन, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज द टीचर डज नॉट लाइक मी इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग लैक ऑफ स्टडी, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब हम फेल हो गए तो खुद की गलती नहीं मानेंगे, टीचर से कहेंगे, टीचर की गलती निकालेंगे उसमें, तो ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन इट इज़ ए साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन क्रिएट करता है एक लॉजिकल या एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो सामने वाला एक्सप्लेनेशन देगा आप उसे मान लोगे क्योंकि वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है फॉर बिहेवियर, कैसा हुआ क्यों, थॉट या फीलिंग्स दैट आर एक्चुअली ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस इमोशन, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा है बट वो कर जरूर रहा है, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि तुम उसकी बात मान जाओ कि ऐसा हुआ इसलिए है। मतलब खुद की गलती को वो दूसरे रेशनलाइज कर देगा, दिखा देगा कि ये मेरी वजह से नहीं हुई है। प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम एंड रिड्यूस गिल्ट, इससे वो मेंटेन करता है अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज। रिएक्शन फॉर्मेशन, ट्रीटिंग समवन यू डिसलाइक विद एक्साग्रेटेड काइंडनेस, मतलब ये उल्टा ही है, किसी को तुम पसंद नहीं करते फिर उसके साथ बिहेवियर एकदम अलग ही कर रहे हो, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन की टेक्निक है। इट अकर्स व्हेन ए पर्सन बिहेव इन ए वे दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू देयर ट्रू फीलिंग्स, मतलब उसकी फीलिंग तुम्हें थप्पड़ मारने की है और वो प्यार से तुमसे बात कर रहा है, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन वाला है। बिकॉज दोज फीलिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल, मतलब वो तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ही नहीं, इसलिए वो थप्पड़ नहीं मारा, प्यार से बात कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन, ए चाइल्ड कॉपीइंग ए टीचर्स बिहेवियर, एक बच्चा है वो किसी ना किसी को तो कॉपी करेगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक है। इमिटेटिंग समवन टू फील मोर सिक्योर और एक्सेप्टेबल, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो कॉपी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये इसकी ज़्यादा वैल्यू है सोसाइटी में, या इसे सब मानते हैं, तो उसी की कॉपी बच्चे करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए कि हमें भी सब मानने टाइप, उस तरह से। सप्रेशन, चूजिंग नॉट टू थिंक अबाउट एन अपकमिंग एग्जाम, सप्रेशन मतलब ये है कि एग्ज़ाम आ रहा है, सामने है, आपको तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो कर ही नहीं रही, सोच भी नहीं रहे उसके बारे में, तो ये सप्रेशन है। कॉन्शियसली पुशिंग अनवांटेड थॉट आउट ऑफ द अवेयरनेस, मतलब आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो ये सप्रेशन है। कॉन्शियसली आप ऐसा कर रहे हो कि जो अनवांटेड थॉट है, जो टेंशन आ रही है उसे आप टेंशन लेना ही नहीं चाहते हो। रिप्रेशन और डिनाइल में डिफरेंस क्या है? रिप्रेशन मतलब फॉरगेटिंग समथिंग इमोशनली पेनफुल, और डिनाइल तो जानबूझ के अनजान बनने वाली टेक्निक है कि पता है। रिप्रेशन को मतलब अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दबा है पर आप उससे अवेयर कम हो, बट डिनाइल से आप अवेयर हो कि जो डिनाइल कर रहे हो उससे अवेयर हो कि हाँ ये सच है, और उससे जानबूझ के अनजान बने हुए हो, तो ये डिनाइल है। रिप्रेशन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है और डिनाइल में एक्सटर्नल रियलिटी होती है। रिप्रेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और डिनाइल तो सिंपल प्रोसेस है। सिगमंड फ्रूड ने दिया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज, पर्सनालिटी डेवलप होती है तो शुरुआत में जो डेवलप होती है उसका इफेक्ट पूरी लाइफ में दिखता है, तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इसे कहा गया क्योंकि ये शुरुआत से ही शुरुआत हो जाती है इसकी। सिगमंड फ्रूड क्लेम करते हैं दैट कोर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी आर इस्टेब्लिश्ड अर्ली, जो कोर एस्पेक्ट हैं वो लाइफ में अर्ली स्टेज पे ही डेवलप हो जाते हैं और ये स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और जिन्हें चेंज करना काफ़ी मुश्किल काम है। सिगमंड फ्रूड की जो 5 स्टेज की थ्योरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इसे ही कहा गया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अगर इस स्टेज में कोई दिक्कत आई तो उसकी पर्सनालिटी में ये दिक्कत दिखाई देती हैं। तो 5 स्टेज कौन कौन सी थी? पहली स्टेज है ओरल स्टेज, मतलब बर्थ होने से लेके 1 साल तक के बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है वो इस स्टेज में आता है। जैसे कि न्यू बॉर्न की इंस्टिक्ट है, ये न्यू बॉर्न किस चीज़ पे फोकस करता है? माउथ, मतलब खाने पे, उसका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ खाने पे है, वो सूसू कर रहा पोटी कर रहा, उसे कुछ पता ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, उसका सिर्फ खाने पे फोकस है, तो सारा जो ध्यान है उसका माउथ पे है, उसे सारा प्लेजर कहाँ से मिल रहा है? माउथ से मिल रहा है। इन्फेंट प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर है ओरल स्टेज।
ओरल स्टेज मतलब माउथ, सारा बच्चे को 1 साल तक के बच्चे को सारा प्लेजर माउथ से मिल रहा है। उसे भूख लगी वो रोने लगेगा, उसका पेट भर गया वो खुश। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ थ्रू द माउथ दैट द बेबी ऑब्टेन फूड एंड रिड्यूस हैंगर। इतना ही मतलब फूड बेबी को होए। इन्फेंट अचीव ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग, थम सकिंग, बाइटिंग और बेबलिंग। ये सारे काम बच्चे करते हैं 1 साल तक के लिए। उसके बाद फ्रेश ब्रेस्ट फीड से सॉलिड फूड पर ट्रांसफ़र होते हैं। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज हेल्प डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट। अगर इस स्टेज में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे खाना पीना मिलता रहा, तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेगा जो ट्रस्ट कर सकेगा और कंफर्ट रह सकेगा। अगर इस स्टेज में कोई दिक्कत हुई तो वो एक पर्सनैलिटी ऐसी बनेगा, बिटर पर्सनैलिटी बनेगा। एन एडल्ट हु कंसिडर द वर्ल्ड ए बिटर प्लेस प्रोबेबली हैड डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो पहली स्टेज है सिर्फ खाने पीने की स्टेज, मतलब उसे चाहिए फूड, मतलब उसे उसका ओरल स्टेज में जो 1 साल तक का बच्चा है उससे सारा जो प्लेजर मिल रहा है वो माउथ से मिल रहा है, मतलब भूख लगी है खाना, उसे कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ टाइप ये है उसका। अगर उस स्टेज में दिक्कत हुई उसे, वो प्रॉपरली नहीं मिला, तो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ ये रहेगा कि वो एक दुनिया को बिटर प्लेस की तरह देखेगा, नहीं वो उससे समझ दुनिया को में समझ पाएगा वो उसे, क्योंकि पहले ही 1 साल तक उसे अच्छे से खाना नहीं मिला। इसका मतलब ये है। 1 साल तक के बाद आती है दूसरी स्टेज है एनल। एनल स्टेज 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की ये स्टेज चलती है। इसमें बच्चे सीखते हैं कि कंट्रोल करना। Child learn to respond to some of the demand of the society. One of the principal demand made by the parent is that the child learn to control the bodily function, जैसे यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। एनल स्टेज में बच्चे सीखते हैं यूरिनेशन और डेफिकेशन के प्रोसेस को, मतलब इसे कंट्रोल करना। अब वो ये कंट्रोल करने लगे हैं कि टॉयलेट जाना है तो पहले बताना है। तो टॉयलेट की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी स्टेज में दी जाती है, 1 से लेकर 3 साल तक की स्टेज में, एनल स्टेज में। Conflict arise between the aide's demand for immediate relief and parents' demand for control and cleanliness. इस स्टेज में 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों की सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उन्हें सुसु लगे वो कहीं भी करने को तैयार है, बट उनके पेरेंट्स ने कहा है कि कहीं भी नहीं करना, टॉयलेट में जाके करना है। तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो बच्चों को सिखाया जाता है कंट्रोल करना। इफ़ टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ टू हार्श और टू लीनियंट, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग काफ़ी टफ दी गई है, टू हार्श और टू लीनियंट, मतलब एकदम हार्श अगर ट्रेनिंग दी गई तो भी दिक्कत होगी, और टू लीनियंट रहा गया तो भी उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। तो एनल रिटेंसिव पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिससे टफ ट्रेनिंग दी गई है। ऑब्सेसिवली ऑर्गेनाइज्ड होंगे ये इंसान, जिससे कहा गया कि नहीं सुसु टॉयलेट में जाके ही करना है। तो ये शायद जो उन्हें टफ ट्रेनिंग दी गई है, तो वो बाद में उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो ऑब्सेसिवली ऑर्गेनाइज रहना पसंद करेंगे। नीट, पंक्चुअल, स्टबर्न और परफेक्शनिस्ट टाइप के ये इंसान होंगे। मतलब ये अगर ये इंसान है, इसका मतलब से टॉयलेट ट्रेनिंग टफ वाली मिली है। और एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी ऐसी है जिसे मतलब जिसकी उससे ज़्यादा टफ ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसने सुसु कर भी दिया है तो कहीं कर दिया, तो उसे कुछ ज़्यादा नहीं टोका गया है, तो वो मैसी टाइप के इंसान होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, केयरलेस होंगे। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों में ये डेवलप होता है। फैलिक स्टेज मतलब लड़की की जो बेटी है उसका अटैचमेंट फादर के लिए, बेटा है उसका अटैचमेंट मदर के लिए। पहला जो अटैचमेंट है या जो पहला जो अट्रैक्शन है वो वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो इसमें मतलब एक टाइम तक ये अटैचमेंट रहता है, सो जब उसके साथ जब वो बड़े होते हैं तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, अगर वो हैंडल किया जाए उसे ढंग से। तो अपने पेरेंट्स को वो कंपटीशन ना समझें अपने लिए। तो जैसे कि बेटे के लिए बाप उसका कंपटीशन है, बेटे के लिए माँ उसकी कंपटीशन है। इस स्टेज में किस स्टेज में, फैलिक स्टेज में। फैलिक स्टेज है 3 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र की। इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है अगर उसे अच्छे से हैंडल ना किया जाए, जैसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है, मेल चाइल्ड में होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, क्योंकि ओडिपस एक ग्रीक राजा थे जिसे अपने पापा से, क्योंकि अगर ये बचपन छोड़ का जो प्यार था मम्मी के लिए उसे छोड़ नहीं पाया, तो इसमें उसने बड़ा होकर फिर अपने पापा को मार दिया और अपने मम्मी से शादी कर ली। तो ये उस अटैचमेंट का ही एक अलग रूप है। मतलब मम्मी से अटैचमेंट है बेटे का, बट एक टाइम के बाद वो छूट जाता है, बट इसका नहीं छूटा। इसने कहा पापा ही मेरा कंपटीशन, पापा को मार दिया इसने। तो ओडिपस एक ग्रीक किंग थे जिन्होंने अननोइंगली अपने पापा को मार दिया क्योंकि उसने अपनी मम्मी से शादी करनी थी। तो ये था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों में ये होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट ये एक सिचुएशन आती है कि बेटा बाप से नफरत करने लगता है क्योंकि वो मम्मी की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका होता है।
बट थोड़ा बड़ा होता है तो समझ जाता है, फिर पापा के साथ वो एडजस्ट करने लगता है। ये तो कॉम्प्लेक्स जब क्रिएट हुआ जब बचपन की चीज़ें छूटी ही नहीं। ऐसा ही लड़कियों में भी है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का रिजोल्यूशन कैसे होगा? तो अगर बेटा समझ ले, एक टाइम के बाद समझ लेता है बेटा कि हाँ फादर का रिलेशन मम्मी के साथ है, तो वो ठीक है मान जाता है। फिर लड़कियों का अटैचमेंट अपने पापा के साथ है तो वो मम्मी से कंपटीशन करती है, तो इसे कहा गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा एक ग्रीक कैरेक्टर है, वो जिसने अपने भाई को इतना इंड्यूस किया, अपनी मम्मी को मरवा दिया। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसी वजह से आया। मतलब इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की ने अपने भाई से को कहकर अपनी मम्मी को मरवा दिया क्योंकि उसे उसके पापा पसंद थे। ये फैलिक स्टेज है। अगर ये कॉम्प्लेक्स ये है कि बचपन का जो चीज़ें हैं अटैचमेंट है वो ना छूटे तो इस स्टेज तक जा सकता है, जो कि अब नहीं जाता, पर हाँ कभी तो गया है। By attaching her love to the father, a girl tried to symbolically marry him and raise a family। देखो ये बचपन में कहा है सभी ने कि वो उसकी जो बेटी है वो अपने बाप से शादी करना चाहती है। ये लगभग हर बेटी ही कहती है क्योंकि फादर उसके पहले हीरो हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है क्योंकि उसकी स्टेज है ये। When she realized that this is unlikely, she began to identify with her mother and copy her behavior as a means of sharing इन हर फादर्स अफेक्शन। मतलब एक स्टेज ऐसी आती है बच्चों की लाइफ में कि बेटी अपने बाप से ज़्यादा प्यार करती है और माँ को वो कंपटीशन मानती है, बट जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है तो समझ जाती है कि माँ कंपटीशन नहीं है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक ये स्टेज चलती है। इसमें अब बच्चे एक्चुअली बड़े हो गए क्योंकि 6 साल तक के बच्चे खेल रहे थे, ठीक है वो ठीक है नॉर्मल क्योंकि बचपना था। अब ये बच्चे हो गए बड़े, 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक जो बच्चे जा रहे हैं इसमें सेक्सुअल इम्पल्स जो है डोरमेंट है और रिप्रेस्ड है। मतलब अब ये इनमें फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बट सेक्सुअली वो कहीं ना कहीं दबा रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि प्यूबर्टी तक जा रहे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। इसमें एनर्जी इज रिडायरेक्टेड टू लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब वो 6 साल से लेकर जब तक बड़े हो रहे हैं 15-16 साल के हो रहे हैं तब तक वो फोकस कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शन। मतलब सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर दिखने लगा है कि इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से बिहेव नहीं करना है। वो फोकस करने लगे लर्निंग पर क्योंकि उनकी सीखने वाली स्टेज है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं और पीयर रिलेशंस बना रहे हैं, मतलब आसपास के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। ये सब है। सेम सेक्स के साथ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि लड़कों के लड़कों के साथ और लड़कियों के लड़कियों के साथ, तो ये फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो। इन दिस स्टेज देर इज नो मेजर कन्फ्लिक्ट और फिक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यू टू ग्रो फिजिकली। मतलब ये ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा फिजिकली ग्रो होता है बट जो उसकी सेक्सुअल जो डिजायर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एक डोरमेंट स्टेज में होती हैं, इनएक्टिव स्टेज में होती हैं। मच ऑफ चाइल्ड्स एनर्जी इज चैनल्ड इनटू द सोशल और अचीवमेंट रिलेटिव एक्टिविटीज़। मतलब इसमें बच्चा खूब मज़े से सीखता है, ज़्यादा टेंशनेबल नहीं लेता। नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेज है वो है जेनाइटल स्टेज। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, फिफ्थ और ये फाइनल स्टेज दी है सेगमेंट फ्रूट ने। इट बिगिन एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू एडल्टहुड। इसमें अपने हार्मोन का रोल प्ले करते हैं। प्यूबर्टी ब्रिंग हार्मोनल चेंज एंड सेक्सुअल अवेयरनेस। सेक्सुअल अर्जेज आर बैलेंस्ड विद सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो भी सेक्सुअल अर्जेज हैं वो एक सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसके हिसाब से पैटर्न मेंटेन करनी होती है, मतलब थ्रू मैरिज। इट इज़ नाउ मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट डायरेक्टेड आउटसाइड द फैमिली। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो फैमिली के बाहर अपना पार्टनर ढूंढना शुरू कर चुके हैं क्योंकि पहले पार्टनर तो उनके मम्मी पापा ही थे। इन दिस स्टेज फोकस ऑन डेवलपिंग ए स्टेबल एडल्ट आइडेंटिटी। अब ये फोकस करते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, कैरियर के गोल्स हो, फैमिली हो, लाइफ हो, इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ। अब ये फाइनल स्टेज हो गई डेवलपमेंट की। तो ये सारी अप्रोच दी है सिगमंड फ्रॉइड ने कि पर्सनैलिटी का इफेक्ट कितना पड़ता है सब चीज़ पर। मतलब हमारी पर्सनैलिटी बचपन से ही बढ़ना शुरू हो गई है, जब हम 1 साल के नहीं थे उससे पहले से, जब से जन्म लिया है ना, जब से हमारी पर्सनैलिटी बढ़ने लगी है तो उसका इफेक्ट भी दिखता है।